Assalamualaikum. This is Dr. Mohammed Shafi and you guys are watching Biochemistry. आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट। अब ये कौन से प्रैक्टिस टेस्ट है? देखो, ये वो प्रैक्टिस टेस्ट हैं जो बेसिकली पीएमसी ने 2022 के अंदर स्टूडेंट्स को दिए थे, इसलिए ताकि उनको ये आइडिया हो कि 2022 का जो एग्ज़ाम था वो बेसिकली तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करके बनाया जा रहा था, नेशनल एमडी कैट टाइप चीज़ थी। तो क्योंकि तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए एग्ज़ाम बनाया जा रहा था तो उन्होंने प्रैक्टिस टेस्ट दिया। इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद क्या था? इस प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये था कि ताकि बच्चों को इस बात से आगाह किया जाए कि भाई किस तरीके से एग्ज़ाम बन सकता है। अब सवाल ये होता है कि कितने प्रैक्टिस टेस्ट थे? ये तकरीबन कोई 5 के करीब प्रैक्टिस टेस्ट थे और इन 5 प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश का पोर्शन था। अब सवाल ये होता है कि ये 2022 के जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं वो आज कैसे इंपॉर्टेंट है, उसकी आज इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर मैं बात करता हूँ आज की इंपॉर्टेंस की, तो बेसिकली पीएमडीसी ने 2025 के अंदर ये अनाउंस किया है कि पीएमडीसी 2025 के अंदर जो अपना एमडी कैट लेने जा रहा है, ये एमडी कैट का जो क्वेश्चन बैंक है, तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक कौन देगा? तमाम सूबों को ये क्वेश्चन बैंक देगा पीएमडीसी, और इसी क्वेश्चन बैंक से आपका एग्ज़ाम बन रहा होगा। इसका मतलब ये है तमाम बोर्ड्स को कंसीडर करते हुए ये क्वेश्चन बैंक बनाया जा रहा होगा और इस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चंस उठा के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ अपने पेपर के अंदर इंक्लूड करेंगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि भाई ये क्वेश्चन बैंक क्या वही है जो पीएमसी ने 2022 के अंदर दिया था? भाई 2022 के अंदर का जो क्वेश्चन बैंक था ना, वो बेसिकली पीएमसी ने बनाया था और बाद में पीएमसी पे कन्वर्ट हो गई थी पीएमडीसी के अंदर। तो जाहिर सी बात है पीएमडीसी के पास आज भी 2022 का डाटा तो मौजूद होगा, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है उन क्वेश्चंस को ही वो यूटिलाइज करते हुए फिर आपके एमडी कैट 2025 के क्वेश्चन बैंक के अंदर इंक्लूड कर दें। माइट बी पॉसिबल और माइट बी नॉट। तो सवाल ये होगा कि क्या ये प्रैक्टिस टेस्ट इंपॉर्टेंट है? दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे एग्जाम इससे बने या ना बने, बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एटलीस्ट इस बात का अंदाजा जरूर होगा कि किस तरीके से तमाम बोर्ड से क्वेश्चन बनाए जा रहे होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली ये पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 2022 का टेस्ट नंबर 1। 5 टेस्ट हैं, तो 5 में से दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 और इस प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 1 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 68 एमसीक्यूज जो है वो सिर्फ बायोलॉजी के हैं और 68 एमसीक्यूज यहाँ पे हम बायोलॉजी के डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल के साथ। तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तमाम कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और कोई भी चीज़ अगर इस तरीके की आ रही होगी जहाँ कॉन्सेप्चुअल बात होगी तो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है आरएनए HIV यूज आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, HIV क्या इस्तेमाल करता है? आरएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करता है मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए। किसके अंदर? होस्ट बॉडी के अंदर। तो बात बहुत सिंपल सी है कि अगर आपने मैसेंजर आरएनए बनाना है तो आपको क्या चाहिए होगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इज ऑफ किसका है? दिस आरएनए पॉलीमरेज इज ऑफ वायरस। वायरस तो HIV वाला अपने साथ 3 ही एंजाइम लेकर आता है, प्रोटीएज, इंटीग्रेस और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो इसका मतलब है ये वायरस का तो नहीं है। वायरस दैट इज सिंथेसाइज इन द सेम होस्ट, नहीं, वायरस का नहीं है। इसी तरीके से यहाँ भी वायरस आ रहा है तो ये वायरस का नहीं है, होस्ट का हो सकता है। अब होस्ट में भी इन्होंने 2 बातें लिखी हुई हैं। कह रहा है होस्ट दैट इज सिंथेसाइज इन इट्स प्रीवियस जनरेशन। पिछली जनरेशन के अंदर बना था? नहीं, इस वक्त जो सेल के अंदर मौजूद है उसी आरएनए पॉलीमरेज 2 को इस्तेमाल करता है और इस आरएनए पॉलीमरेज 2 को इस्तेमाल करके मैसेंजर आरएनए बनाता है अपना HIV। तो इसका मतलब है होस्ट दैट इज सिंथेसाइज्ड इन इट्स करंट जनरेशन इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है व्हेन HIV अटैक अपॉन इट्स टारगेट सेल। जब HIV अपने होस्ट टारगेट सेल को अटैक करता है। अब होस्ट टारगेट सेल क्या है भाई? HIV हमें पता है कि हेल्पर टी सेल को इन्फेक्ट करता है, हेल्पर टी सेल को अटैक करता है। अब आगे क्या कह रहा है? इट्स आरएनए जीनोम इज ब्रोकन डाउन इमीडिएटली। नहीं, आरएनए जीनोम डायरेक्टली ब्रोकन डाउन नहीं होता बेसिकली, क्योंकि HIV इज अ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस पहले आरएनए से बनाएगा DNA, आरएनए से बनाएगा DNA और फिर इस DNA को
इस जेनेटिक मटेरियल को तोड़ रहा होगा, सही है। तो अब बेसिकली ये तो इनकरेक्ट हो जाता है, कह रहे इट्स आरएनए जीनोम इज रेप्लिकेटेड, नहीं रेप्लिकेशन नहीं हो रही, बेसिकली आप आरएनए से डीएनए बना रहे हो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। भाई नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, बट यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप इसे कहते हो। तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ऑप्शन सी में कह रहे हैं इट्स आरएनए जीनोम इज कन्वर्टेड इनटू वायरल डीएनए, बात ठीक है, एंड देन ब्रोकन डाउन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इट्स आरएनए जीनोम इज इमीडिएटली कॉज ब्रेकडाउन ऑफ द होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए को तोड़ने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अनदर प्रॉब्लम फॉर दोज स्टडिंग वायरल ऑरिजिन्स एंड एवोल्यूशन इज देयर हाई रेट ऑफ म्यूटेशन, particularly the case in RNA retrovirus life। वो लोग जो वायरल ऑरिजिन को पढ़ रहे होते हैं कि वायरस कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, उसकी इवोल्यूशन को पढ़ रहे होते हैं, उनको सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। म्यूटेट करने का मतलब है अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर रहा होता है, खासतौर पर किसके केस में, RNA रेट्रोवायरस के केस में। लाइक RNA रेट्रोवायरस की एग्जाम्पल पूछ रहा है आसान जबान के अंदर, तो RNA रेट्रोवायरस की एग्जाम्पल में पहला ही ऑप्शन HIV रेट्रोवायरस है, हमें पता है इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है, तो ये रेट्रोवायरस है। बैक्टीरियोफेज नहीं होगा, पॉक्स वायरस नहीं होगा, हेपेटाइटिस A वायरस भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अ वायरोलॉजिस्ट हु स्टडी वायरस इन ग्रेट डिटेल, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड ही यूज। भाई एक वायरोलॉजिस्ट है जो वायरस को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहता है, तो वो क्या इस्तेमाल करेगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कम होती है और वायरस तो वैसे ही बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर्स के अंदर होता है, तो अल्टीमेटली आप इससे कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। अब प्रोसेलन फिल्टर, अब हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोसेलन फिल्टर को सिलेक्ट कर ले, क्यों, क्योंकि किताबों के अंदर प्रोसेलन फिल्टर का तो जिक्र मिलता है, बट मसला ये है कि प्रोसेलन फिल्टर वो चीज़ है जो बैक्टीरिया को वायरस से अलग करती है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक पढ़ने से नहीं है, डिटेल में पढ़ने से नहीं है, क्योंकि अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो सिर्फ सेपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट हो गया। कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन से कम होती है, एंड अल्टीमेटली दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हो वायरसेस को पढ़ने के अंदर। CT स्कैन मशीन नहीं, CT स्कैन मशीन नहीं होगी, क्योंकि CT स्कैन मशीन तो नॉर्मली सॉफ्ट टिश्यूज को, बोन्स को पढ़ने में काम आती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज यील्डेड बाय। वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मतलब ये है कि मान के चलते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। तो अगर आपने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है कैल्विन साइकिल के दौरान, तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जाता है, और ये वो सुपर ट्रिक मैं आपको दे रहा हूँ जो आप इस तरह के सवाल में आराम से लगा सकते हो। इसमें आपने याद रखना है 1 2 3 की ट्रिक, ठीक है। 1 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 NADPH एंड 3 इज ATP। अब आपने जितने भी नंबर ऑफ कार्बन का कार्बोहाइड्रेट बनाना है, इस इक्वेशन को उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 कार्बन का बनाना है, तो ये आ गया 6 कार्बन डाइऑक्साइड। अब सवाल पूछ लिया जाए कि भाई NADPH कितने लगेंगे, तो आप बोलोगे 12, ATP कितने लगेंगे 18, तो इसका मतलब है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिक्वायर, सही है। अब ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान हो रही है, आसान जबान के अंदर आप NADH2 और FADH2 को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, ATP के अंदर, तो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। इसके अंदर क्या रिक्वायर होता है, कह रहे NAD एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, NADH इस्तेमाल होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। NADP फोटोसिंथेसिस या एनाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो 4th कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो अल्टीमेटली एक्सेप्ट करवाया जाता है किसको, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को, और इससे बनाया जाता है वाटर। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाइट रिएक्शन की ज़रूरत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रेस्पिरेटरी वाली नहीं होती, उसके अंदर नहीं होती। लाइट एनर्जी की ज़रूरत आपके पास फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ATP सिंथेस इज लोकेटेड इन डैश ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमें पता है, लेट्स सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है,
ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। अब हमें पता है कि जो एटीपी सिंथेज है ना, ये आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मिलता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। तो ये इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस नहीं होगा, इनर मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एनर्जी रिलेशनशिप इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज कॉल्ड। बायोलॉजिकल सिस्टम में एनर्जी के रिलेशनशिप्स को पढ़ना, जैसे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो रही है, इसको पढ़ना क्या कहलाता है? दिस इज सिंपल बुक लाइन है, बायो एनर्जेटिक्स कहलाता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप तमाम मॉलिक्यूल्स पढ़ते हो जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, या तमाम रिएक्शंस पढ़ते हो जो बॉडी के अंदर हो रहे हैं, तो दिस इज नॉट रिलेटेड विद द ये वाला एनर्जी वाला पार्ट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं होगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आप बेसिकली किस तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को इंसान की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो वो पढ़ रहे होते हो। बायोफिजिक्स के अंदर वो तमाम फिजिक्स के कानून पढ़ रहे होते हो जो बायोलॉजी के अंदर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द आर ऑफ एन अमाइनो एसिड रिप्रेजेंट। ये आर क्या है पहले तो ये जरा समझो। लेट सपोज ये आपका अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर है, इसमें पता है हमें एक तरफ का COOH है, एक तरफ NH2 ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और यहाँ पे लगा होता है अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्काइल ग्रुप या आर इज बेसिकली अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप के अंदर क्या आ जाता है? सिंपल होगा तो हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके अलावा हाइड्रोकार्बन आएंगे जैसे CH3, C2H5, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। तो हाइड्रोजन हमेशा नहीं होगा, आर आपके हाइड्रोजन एटम को नहीं बताता। इसी तरीके से आर मिथाइल ग्रुप को सिर्फ नहीं बताता, आर आपको बताता है हाइड्रोकार्बन्स को। अब यहाँ पे अगर H लगा होगा तो ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड बन जाएगा, CH3 होगा तो कोई दूसरा होगा, C2H5 होगा तो कोई दूसरा होगा, इस तरीके से आगे सिलसिला चलता रहेगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है डाइटरी फाइबर्स आर। डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर्स होते हैं जो नॉर्मली प्लांट से मिलते हैं। दूसरी बात, बॉडी उनको आराम से डाइजेस्ट नहीं करती। तो इनमें से देख लो, ग्लाइकोजन प्लांट सोर्स से मिलता है नहीं, स्टार्च प्लांट सोर्स से मिलता है बट डाइजेस्ट हो जाता है, तो अनडाइजेस्टेड नहीं रहता। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। प्रोटियोग्लाइकेंस या आप इन्हें ग्लूकोस अमाइनोग्लाइकेंस भी कहते हो, ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर मिलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मिलते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है सेलुलोस इज द राइट आंसर, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर सेलुलोस एंजाइम नहीं है। दूसरी बात, सेलुलोस आपको प्लांट की सोर्स से मिलता है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है एटलीस्ट हाउ मेनी फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स डज एन असाइल ग्लिसरॉल कंटेन। असाइल ग्लिसरॉल में एटलीस्ट कितने फैटी एसिड्स होने चाहिए? तो हमें पता है कि भाई लेट सपोज ये ग्लिसरॉल आ गया, अगर मैं इस ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताऊं तो ये 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगह मैं OH लगाता हूँ, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ। अब हमें पता है कि ये एक OH हटाओगे तो यहाँ पे एक फैटी एसिड लगा सकते हो, ये दूसरा हटाओगे तो यहाँ पे दूसरा लगा सकते हो, ये तीसरा हटाओगे तो यहाँ पे तीसरा फैटी एसिड लगा सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एटलीस्ट, तो एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम कितने लगा सकते हो, तो मिनिमम 1 लगा सकते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन वो प्रोटीन्स होते हैं जो नॉर्मली बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और इनका स्ट्रक्चर टर्शरी होता है या क्वाटनरी होता है, ठीक है। तो कैरेटिन नहीं होगा, कैरेटिन स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कोलेजन भी नहीं होगा, स्ट्रक्चर बना रहा है, और नॉर्मली ये जो है फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं। तो एंजाइम या फिब्रिनोजन होगा, बिल्कुल होगा। अब फिब्रिनोजन भले से आपके पास फंक्शनल प्रोटीन है, बट स्टिल ग्लोब्यूलर प्रोटीन की एग्जांपल में ये नहीं आता। तो एंजाइम इज द राइट आंसर, क्योंकि एंजाइम ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, इसके अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर मिलता है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द प्राइम फंक्शन ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्राइम फंक्शन क्या है? तो हमें पता है ATP बॉडी में एज अ करेंसी इस्तेमाल होता है। जहां भी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है वहां एनर्जी के तौर पे एज अ करेंसी इस्तेमाल होता है कौन? ATP। तो इसका मतलब है एक्ट एज अ एनर्जी करेंसी इज द राइट आंसर। कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल होगा, नहीं। फंक्शन बताएगा, नहीं। एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे ऑल ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन, तमाम ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? तो ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा, हाइड्रोकार्बन तो हर हाल में होगा। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आर ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने पढ़ा अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे आप लगा दो COOH ग्रुप, यहाँ पे आप लगा दो अमाइनो ग्रुप, यहाँ पे आप लगा दो हाइड्रोजन, और यहाँ पे अल्काइल की जगह लगा दो हाइड्रोजन। तो अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया ना तो ये बन जाएगा ग्लाइसिन। सो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, आर की जगह क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आटम आ जाएगा। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है मेजर कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल इज, बैक्टीरियल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट क्या है? तो हमें पता है बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मेजर चीज मिलती है ना, दैट इज द पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन, सही है। तो यहां पे पेप्टाइडोग्लाइकन तो नहीं दिया हुआ, म्यूरिन दिया हुआ है, तो म्यूरिन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड पासेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल बाय, अब कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है? तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये डिफरेंट गैसेस हैं, और ये गैसेस आराम से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा सकती हैं और बाहर आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम है, दूसरी बात ये कि आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस भी कर सकती हैं। तो ये नॉर्मली सिंपल डिफ्यूजन कर रही होती है, तो गैसेस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट हो रही होती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर प्रेजेंट, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड आपको कहाँ मिलेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये दूसरी लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आपको पता है कि बाहर की साइड पे आपका ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मिलेगा, जो बेसिकली आपके रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहा होता है और कई तरह से काम कर रहा होता है। ऑन आउटर सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या बात इनकरेक्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं दे आर इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग ग्रेडियंट बिटवीन डिफरेंट कंपार्टमेंट। अब लेट सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर किसी चीज़ की कंपोजिशन, किसी चीज़ की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो जाहिर सी बात है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाएगी। तो ये जो कंसंट्रेशन है ना, जो दोनों कंपार्टमेंट के अक्रॉस, ये मेंटेन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। इसी तरीके से कह रहे हैं दे आर इन्वॉल्व इन सेल कम्युनिकेशन, जाहिर सी बात है यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड मौजूद होते हैं जो डिफरेंट सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, तो कम्युनिकेशन का काम भी है। इसी तरीके से दे आर इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हमें पता है ये तो है ही है। तो कह रहे हैं दे इनिशिएट न्यूक्लियर डिविजन, ये इनका काम नहीं है, तो आपसे गलत स्टेटमेंट पूछा था, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस क्या है? तो पहले जरा ये समझो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 तरह की होती है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर मेजर फर्क क्या है? देखो, डिफ्यूजन के अंदर नॉर्मली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको अगर आपने बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो इनको अगर आपने सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाना है तो ये बिना किसी प्रोटीन के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करते, तो यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत पड़ती है तीनों पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप ही। अगर मैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो एक में आता है वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट और दूसरे में आता है पंप ट्रांसपोर्ट। वेजिकुलर ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, और पंप ट्रांसपोर्ट में प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑप्शंस पढ़ो, कह रहे हैं ऑल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज पैसिव, तमाम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव है, बिल्कुल सही है। ऑल पैसिव ट्रांसपोर्ट इज फैसिलिटेटेड, तमाम पैसिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड नहीं, डिफ्यूजन भी हो सकती है, ऑस्मोसिस भी हो सकता है, डिफरेंस पूछा था आपसे। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, बिल्कुल मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कह रहे पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डाउनहिल, यानी कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वाइल फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज अपहिल। नहीं, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है, यानी कि ये भी डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहे विच ऑर्गेनील सिंथेसाइज प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट और रीपैकेजिंग एल्सवेयर। अब वो स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और जो मेरी क्लास अटेंड करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो प्रोटीन जो सेल से बाहर जाने होते हैं, उनकी जो सिंथेसिस होती है वो उन राइबोसोम के ऊपर होती है जो बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, और फिर वो आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी वगैरह में जा रहे होते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द राइट आंसर। ठीक है, फ्री राइबोसोम में वो प्रोटीन बनते हैं जो नॉर्मली सेल के अंदर चाहिए होते हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है लाइसोसोम ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच सेल ऑर्गेनील, लाइसोसोम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? तो लाइसोसोम हो गया, पेरोक्सिसोम हो गया, माइक्रोबॉडीज जितनी भी हैं ये आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या गोल्जी एपरेटस से रिलीज हो रही होती हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है द कॉम्पोनेंट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन, दिस इज एक्शन, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटेड एक्शन का मतलब ये है कि
स्टिमुलस आया, इसको डिटेक्ट किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक गया, रिस्पॉन्स आया। तो इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज ये स्टिमुलस है, इस स्टिमुलस को डिटेक्ट किया रिसेप्टर ने, और ये रिसेप्टर मैसेज लेकर गया, ये रिसेप्टर ने इस सिग्नल को कन्वर्ट किया, और इस सिग्नल को कन्वर्ट करने के बाद सेंसरी न्यूरॉन के जरिए भेज दिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये मैसेज जो है वो आपके पास मोटर न्यूरॉन के जरिए इफेक्टर के पास आ गया। तो अगर आप नोट करो, रिसेप्टर, इसी तरीके से ये आपका सेंसरी न्यूरॉन, CNS is made up of interneuron, then motor neuron and then effector। तो यहाँ पे लिख रहा है रिसेप्टर, न्यूरॉन्स की टाइप्स नहीं लिख रहा, तो न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग डेंड्रॉन। तो अब कौन से न्यूरॉन में सिंगल लंबा डेंड्रॉन होता है? अब डेंड्रॉन क्या होता है हमें पता है। लेट सपोज मैं एक मल्टीपोलर न्यूरॉन अगर यहाँ बनाऊं, तो इस तरीके से ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं ना, दे आर द डेंड्राइट्स, जो बेसिकली सिग्नल को रिसीव करेंगे। सिग्नल को रिसीव करने वाले कौन है? डेंड्राइट। और आगे भेजने वाले कौन है? एक्सॉन। तो जो आगे भेजेगा सिग्नल, वो उसका जो बेसिकली जो जिसका मेनली काम होगा कि सिग्नल को आगे भेजना है, यानी कि किसी जगह से दूर भेजना है, तो उसके अंदर डेंड्राइट लंबा नहीं होगा, एक्सॉन लंबा होगा। ठीक है। अब अगर आप नोट करो, एसोसिएटिव न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन तो मल्टीपोलर होते हैं, इस तरह के होते हैं, तो उनका तो डेंड्राइट लंबा नहीं होता। दिस इज रॉन्ग। सही है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। अब मोटर न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन पे हमने फैसला करना है। तो होता ये कि सेंसरी न्यूरॉन के अंदर ना बेसिकली आपके पास डेंड्राइट जो है इस तरीके से सेल बॉडी होती है, और सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकलता है, फिर वो सेल प्रोसेस था 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। और ये जो डेंड्राइट है ना, दिस इज द सिंगल लंबा डेंड्राइट जो बेसिकली सिग्नल को रिसीव करेगा। ये काफ़ी लंबा होता है। ठीक है। तो इसका मतलब है, अगर आप इसको देखोगे ना, दिस इज सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर का मतलब है एक प्रोसेस निकल रहा है और फिर वो 2 में डिवाइड हो रहा है। तो दिस इज सूडो यूनिपोलर। जो सेंसरी न्यूरॉन इज द राइट आंसर। मोटर न्यूरॉन नहीं होगा, मोटर न्यूरॉन में एक्सॉन काफ़ी बड़ा होता है। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते, कह रहे द ब्लाइंड स्पॉट in the eye is so called due to the absence of which of the following। तो let's suppose ये रेटिना है, इस रेटिना के ऊपर ये वो पॉइंट है जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व निकल रही है। सही है। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आपकी ब्लड वेजल्स एंटर करेंगी रेटिना के ऊपर। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट और द ऑप्टिक डिस्क। अब इसके ऊपर अगर आप नोट करोगे तो जाहिर सी बात है, यहाँ से नर्व एग्जिट कर रही है, तो यहाँ पे किसी भी किस्म का आपको क्या नहीं मिलता है, यहाँ पे किसी भी किस्म का आपको कोई भी ऐसा रिसेप्टर नहीं मिलता है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा। यानी कि ना तो आपको रॉड्स मिलेंगे ना कोन्स। रॉड्स बेसिकली डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं और कोन्स ब्राइट लाइट को डिटेक्ट करते हैं, तो दोनों यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। दिस इज बेसिकली द ब्लाइंड स्पॉट। तो रॉड्स एंड कोन एब्सेंट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द रिले सेंटर बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड। ठीक है। अब सुनना गौर से। लेट्स सपोज ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड से कोई भी मैसेज अगर ऊपर आ रहा है तो पहले वो जाता है थैलेमस में, और थैलेमस ये डिसाइड करता है कि इस मैसेज को कहाँ भेजना है। तो रिले सेंटर का मतलब ये कि वो ये बताएगा कि इस मैसेज को आगे कहाँ भेजना है। तो ये काम किसका है? थैलेमस का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है डीजेनरेटिंग ब्रेन सेल्स कैन बी रिपेयर्ड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेल। ब्रेन सेल्स जो डीजेनरेट हो रहे हैं उनको आप कैसे रिपेयर कर सकते हो? तो हमें पता है नॉर्मली ब्रेन सेल्स जो है वो एक दफ़ा बन गए डाई कर गए दोबारा नहीं बनते, बट उनको रिपेयर करने के लिए आपके पास स्टेम सेल थेरेपी होती है, और यहाँ पे आप एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करते हो। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। शॉन सेल नहीं होगा, क्योंकि शॉन सेल जो है वो न्यूरोग्लियल सेल है और इसका ताल्लुक बेसिकली ब्रेन सेल के साथ नहीं है मेजर, यानी कि ब्रेन सेल को रीजनरेट करने के साथ नहीं है। तो ये इनकरेक्ट हो गया, न्यूरॉन भी इनकरेक्ट हो जाता है, एंड गैंग्लिया इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड द ब्रेन स्टेम। कि क्या ब्रेन स्टेम कलेक्टिवली ब्रेन स्टेम कहलाता है? तो हमें पता है कि ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन आ जाता है, मिड ब्रेन के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर आते हैं, हाइंड ब्रेन के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला, पॉन्स। बट होता यह है कि ये जो ब्रेन स्टेम है ना, इसके अंदर सेरिबेलम नहीं आता, और ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन, मेड्यूला और पॉन्स, ये बेसिकली आ जाता है आपके ब्रेन स्टेम के अंदर। स्टेम का मतलब क्या है? स्टेम का मतलब जैसे दरख्त की स्टेम होती है ना, अब दरख्त की स्टेम का फ़ायदा क्या होता है? लेट्स सपोज ये स्टेम है दरख्त की, तो स्टेम इससे इतना बड़ा प्लांट निकला हुआ है, तो इसी तरीके से ये समझो सेरिब्रम है, और सेरिब्रम के नीचे दिस इज द स्टेम, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ मेड्यूला, पॉन्स एंड मिड ब्रेन। चाहिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट निडेरियंस, निडेरियंस के बारे में क्या स्टेटमेंट ठीक है। तो निडेरियंस हमें पता है निडेरियंस डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है तो ड्यूटेरोस्टोम और प्रोटोस्टोम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो फिर आगे क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये और ये तो सीधा सीधा इनकरेक्ट हो जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं है, तो दे आर डिप्लोब्लास्टिक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल फाइलम इज इंक्लूडेड इन सीरीज ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर यानी कि ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर कौन सी सीरीज ऑफ फाइलम आ जाती है। तो हमें पता है आम, आम का मतलब है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये आपके पास प्रोटोस्टोम्स होता है, और ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर कॉर्डेटा और इकाइनोडर्मेटा आ जाता है। बेसिकली प्रोटोस्टोम्स वो होते हैं जिनके अंदर जो ब्लास्टोपोर होता है वो माउथ में कन्वर्ट होता है, ड्यूटेरोस्टोम वो होते हैं जहाँ पे ब्लास्टोपोर कन्वर्ट होता है एनस के अंदर। सो कॉर्डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कॉर्डेटा इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट फाइलम कंसिस्ट ऑफ द मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज ऑन द प्लैनेट अर्थ। प्लैनेट अर्थ में सबसे ज़्यादा स्पीशीज किसके अंदर मिलेंगे। तो हमें पता है प्लैनेट अर्थ यानी कि आसान जबान के अंदर सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे ज़्यादा आपको ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग लैक नर्वस सिस्टम, किसके पास नर्वस सिस्टम नहीं है। तो हमें पता है नर्वस सिस्टम सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म के पास नहीं है, एंड दे आर द पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस के पास नर्वस सिस्टम नहीं है। नेडेरियंस के पास डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाता है। स्पॉन्जेस, पॉरीफेरा में स्पॉन्जेस आते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनहिबिटिंग एंजाइम एक्टिविटी बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट। ठीक है, आपने क्या किया, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट के ऊपर अगर आप ब्लॉक कर दो इसको इनहिबिटर लगा के, तो ये कौन सी इनहिबिशन है। अब हमें पता है इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट भी बाइंड करता है, और अगर इससे मिलता जुलता इनहिबिटर हो तो वो भी कोशिश करेगा कि वो यहाँ पे बाइंड कर ले। तो एक कंपटीशन शुरू हो गया एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए, तो दिस इज कॉल्ड द कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अगर इनहिबिटर अदर देन एक्टिव साइट पे बाइंड करे दैट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ऑल एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ, तमाम एंजाइम प्रोटीन से, मेजरली प्रोटीन से मिलके बने, तो प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन एन एंजाइम गेट डीनेचर्ड बाय एक्सट्रीम पीएच। एक्सट्रीम पीएच का मतलब क्या है, एक एंजाइम था जो एसिडिक कंडीशन के अंदर नॉर्मली मिलता था, आपने उसको बेसिक कंडीशन में डाल दिया। अब जैसे आपने उसको बेसिक कंडीशन में डाला वो डीनेचर हो जाएगा, और डीनेचर होने का नुकसान क्या है, मतलब डीनेचर क्यों हो रहा है, क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी वजह से डीनेचर हो रहा है। तो हमें पता है एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होना है वो 3D होता है, टर्शरी स्ट्रक्चर होता है, और वो 3D स्ट्रक्चर होता है, प्रिसाइज शेप होता है। अगर आपने उसको एक्सट्रीम पीएच पे डाला तो ये जो स्ट्रक्चर है ना टर्शरी, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। आयनाइजेशन होगी बट वो बाद में होगी, पहले टर्शरी स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अमाइनो एसिड का नंबर चेंज हो जाएगा, नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टेम्पररीली स्टॉप इट्स एक्टिविटी, नहीं, डीनेचर हो गया तो खत्म, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। कह रहे द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम शो। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर क्या शो करता है एंजाइम का, हमें पता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये बताता है कि एंजाइम इज टर्शरी स्ट्रक्चर। सही है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज द राइट आंसर। दैट इट्स एन ऑर्गेनिक कैटलिसिस, नहीं, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होना ये बात ये साबित नहीं करता है कि ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की वजह से नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है द एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। सही है, वो एनर्जी जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए। अब लेट सपोज एक रिएक्शन है जिसके अंदर मैं ए को बी से मिला रहा हूं और सी बना रहा हूं, तो अगर मुझे ए को बी से मिलाना है और सी बनाना है तो मिनिमम लेट सपोज मुझे 10 जूल की एनर्जी चाहिए। तो मुझे 10 जूल की एनर्जी इतनी चाहिए कि मैं ए को और बी को मिला सकूं, यानी कि इस रिएक्शन को स्टार्ट कर सकूं। तो दिस एनर्जी इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे डार्विन बिलीव दैट, डार्विन का क्या बिलीव था। देखो डार्विन जो है ना वो बिलीव रखता था नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, तो यूज एंड डिसयूज तो ये लमार्क का कॉन्सेप्ट था, तो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाता है। अब
नेचुरल सिलेक्शन एंड स्पेशल क्रिएशन। क्या डार्विन स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव करता था? डार्विन स्पेशल क्रिएशन पे बिलीव नहीं करता था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डार्विन तो एवोल्यूशन को मानने वाला था। वो ये नहीं कहता था कि भाई स्पेशल क्रिएशन का मतलब क्या, कि दुनिया में आज जिस तरह भी लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो बनाए ही इसी तरह गए थे। तो डार्विन तो इस बात पे यकीन करता ही नहीं था। तो ऑप्शन ए सीधा सीधा करेक्ट हो जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन और एडेप्टेशन आर द क्लोजली रिलेटेड प्रोसेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ व्हेल। वेस्टिजियल ऑर्गन है किसका? व्हेल का। तो हमें पता है व्हेल एक मैमल है, और मैमल के अंदर व्हेल आपको पानी में मिलती है, तो फ्लिपर्स तो वेस्टिजियल हो ही नहीं सकता। वेस्टिजियल का मतलब ये कि पुराने ज़माने के अंदर उसका काम था बट आज नहीं है। फिन्स पानी के अंदर ज़रूरत है। लंग्स अगर मैं बात करूँ तो लंग्स इज नॉट ऑल्सो वेस्टिजियल, ठीक है। पैल्विक एंड लेग बोन्स, अब सोचो व्हेल पानी में रह रही है, व्हेल भले से मैमल है तो इवॉल्व मैमल से ही हुई है, बट स्टिल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि पेल्विस और लेग बोन का इसे क्या काम है? कोई काम नहीं है। तो भले से इसके अंदर मौजूद होगी लेकिन ये वेस्टिजियल है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहे अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर। अब आसान जबान के अंदर क्या कह रहा है? हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि दुनिया में वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो दिखने में सिमिलर लगते हैं और वो इंटरब्रीड करें तो क्या होता है? एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें आप क्या कहते हो? दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द स्पीशी। स्पीशी की डेफिनेशन है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे अकॉर्डिंग टू हार्डी वीनबर्ग थ्योरम। हार्डी वीनबर्ग थ्योरम क्या कहता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पूल रिमेन। अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी किसी भी पॉपुलेशन के अंदर रिमेन अनअफेक्टेड फ्रॉम एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नहीं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का तो फिलहाल कोई ताल्लुक अभी फिलहाल नहीं है, सही है। डायनामिक अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। नहीं, डायनामिक नहीं होती, स्टैटिक होती है। यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी और जीन फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम इन अ पॉपुलेशन अगर सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन के अलावा कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो, सही है। तो डायनामिक तो नहीं है, स्टैटिक है यानी कि रिमेन सेम। यानी कि आपको पता है, आप पढ़ते हो P + Q = 1, इसका मतलब है स्टैटिक। स्टैटिक एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वेयर लिम्फ कैपिलरीज एंड ब्लाइंडली। कहाँ लिम्फ कैपिलरीज ब्लाइंडली एंड करती हैं? तो लेट्स सपोज ये आपके पास किसी भी टिश्यू के सेल्स हैं और ये लिम्फ कैपिलरी है। तो लिम्फ कैपिलरी का जो सिरा होगा ना, ये इस तरीके से बंद होगा, बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि ये सिंपल सी बात है, इसका काम क्या है? सिर्फ यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अपने अंदर लेकर आना। तो एंड ब्लाइंडली का मतलब ये है कि इसका जो एक एंड है वो क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कहाँ एंड हो रही है ब्लाइंडली? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टिश्यू के अंदर एंड हो रही है ब्लाइंडली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल हैव लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इन देयर वॉल। इंटरसेलुलर स्पेसेस का क्या मतलब है? ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। तो इनके स्पेसेस, इन सेल्स के दरमियान स्पेसेस ज़्यादा है। अब या तो वो ब्लड कैपिलरी के अंदर हो सकता है या वो लिम्फ वेसल्स के अंदर हो सकता है। अब आंसर क्या होगा? लिम्फ वेसल या ब्लड कैपिलरी? तो हमें पता है ब्लड कैपिलरी से जो है वो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बट मेजर जो प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए या आरबीसी हो गए, वो नहीं जाते। जबकि लिम्फ वेसल्स का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है ताकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड के को अंदर लाया जा सके। कोई डेब्रिस है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसे भी अंदर लाया जा सके। तो इसका मतलब ये कि लिम्फ वेसल का जो इंटरसेलुलर स्पेसेस का डायमीटर होगा वो ज़्यादा, या स्पेस ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे फाइनली लिम्फ वेसल डिपॉजिट द लिम्फ इनटू। हमें पता है लिम्फ कहाँ जाता है? लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। अब आर्टरी में जाएगा या वेन में जाएगा? तो वेन में जाता है, सिंपल, वेन में जाएगा। चाहे वो राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, दोनों से आपका वेन में जा रहा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बैक फ्लो ऑफ लिम्फ इज कंट्रोल्ड बाय। अब लेट्स सपोज हमारे पास ये लिम्फ कैपिलरी है और इस लिम्फ कैपिलरी के अंदर एक दफ़ा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आ गया तो पीछे भी तो जा सकता है। इसको बैक फ्लो से बचाने के लिए यहाँ पे वाल्व होते हैं, वाल्व आर प्रेजेंट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहे लैक्टियल्स विद इन विलाय ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन आर द टाइप ऑफ। अब लेट सपोज ये विलाय के अंदर आपको ब्लड वेजल्स बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, बट यहाँ पे आपको ब्लड लिम्फ कैपिलरी मिलती है। क्यों?
क्योंकि जितने भी फैट वगैरह होते हैं ना उसको डाइजेस्ट किया जाता है लिम्फ कैपिलरी के अंदर, और इन्हें आप लैक्टियल्स कहते हैं। तो यार दे आर बेसिकली द टाइप ऑफ लिम्फ कैपिलरी, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। लॉन्ग लास्टिंग का मतलब है एक दफा इन्फेक्शन हुआ उसके बाद लंबे अरसे तक प्रोटेक्ट करेगा बॉडी को। अब कौन प्रोटेक्शन ज्यादा लंबे टाइम तक प्रोवाइड करेगा, एक्टिव या पैसिव? तो हमें पता है एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये कि मेरी बॉडी में इन्फेक्शन आया और मेरी बॉडी ने खुद उसके खिलाफ प्रोटेक्शन बनाई, उसके खिलाफ काम किया और प्रोटेक्ट कर लिया बॉडी को। ये लंबे टाइम तक रहेगा, या बनी बनाई अगर मुझे इम्यूनिटी मिल गई वो लंबे टाइम तक रहेगी। तो अकल हमें बेसिकली ये कहती है कि भाई जब बॉडी में खुद इन्फेक्शन हुआ है और बॉडी में खुद इन्फेक्शन होने के बाद बॉडी ने खुद उसके खिलाफ काम किया है तो एक्टिव इम्यूनिटी ज़्यादा देर तक रहेगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। स्किन एंड फेगोसाइट्स का यहाँ पे मेनली कोई रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कार्निवोरस प्लांट। अब प्लांट्स है तो प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक तो होंगे, अपना फूड खुद बना रहे हैं, बट कार्निवोरस प्लांट के पास क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है, ऐसे एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं जहाँ नाइट्रोजन कम होता है, तो ये इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं और अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो ये होते तो ऑटोट्रॉफिक है, बट नाइट्रोजन की ज़रूरत के लिए हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपना लेते हैं। तो वो कह रहे हैं दे रिमेन हीटोट्रॉफिक, नहीं ऑलवेज हीटोट्रॉफिक नहीं है, ऑलवेज ऑटोट्रॉफिक भी नहीं है, दे आर ऑटोट्रॉफिक बट सम टाइम शो हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन सम बैक्टीरियल सेल। कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर आपको मिलता है। अब कुछ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड वो रीजन होता है जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। प्लाज्मिड, यस प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, क्योंकि प्लाज्मिड सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलता है। मीसोसोम क्या होता है? ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, दिस इज मीसोसोम। ये जरूरी नहीं है, क्रोमोसोम भी नहीं होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट सम एंटीबायोटिक्स सच एज बीटा लैक्टम। अब बीटा लैक्टम कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बेसिकली सिफेलोस्पोरिन हो गई या आपके पास पेनिसिलिन हो गई, ये वो एंटीबायोटिक हैं जिन्हें आप बीटा लैक्टम्स कहते हो। अब कुछ बैक्टीरिया इनके खिलाफ रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब उन पर काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि हमें पता है एक बैक्टीरिया होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उसके अंदर क्या होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आपके पास या आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर है और ये इनर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ना ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पीपीएस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो एंटीबायोटिक को तोड़ने के काम आते हैं। एक एंजाइम होता है बीटा लैक्टमेज, तो ये इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को तोड़ने में काम आता है। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा? ग्राम नेगेटिव की वॉल के अंदर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। स्पोर का रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, स्लाइम का रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, एंड कैप्सूल का भी रेजिस्टेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा वेरी डेलिकेट सराउंडिंग दैट मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ बैक्टीरिया इफ डैमेज इज कॉल्ड। अब लेट सपोज ये एक बैक्टीरिया है, सही है, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या चीज़ अगर डैमेज होगी तो बैक्टीरिया इमीडिएटली डाई कर जाएगा। देखो कैप्सूल जो है ना वो बेसिकली इस बैक्टीरिया के अराउंड, इस सेल वॉल के अराउंड एक लेयर होती है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगी और ये बेसिकली आपके बैक्टीरिया को होस्ट से बचने का काम कर रही होती है। तो अगर ये डैमेज भी हो गई तब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, होस्ट जो है वो उसको आराम से पकड़ लेगा। तो दिस इज़ नॉट समथिंग जो डेथ करवा देगी बैक्टीरिया की, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। फ्लैजिला, अगर फ्लैजिला भी डैमेज हो गया तब भी मोटिलिटी इफेक्ट होगी ना, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अगर वो डैमेज हुई तो कोई भी सेल, किसी भी सेल की अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज होती है, सेल इमीडिएटली डाई करता है, डैमेज हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेल वॉल क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेल वॉल परमिएबल होती है और अगर वो किसी तरीके से ख़त्म हो भी गई तब भी परमानेंट डैमेज नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रोटीन फैक्ट्रीज इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों के अंदर प्रोटीन बनाने का काम किसका है? दोनों के अंदर प्रोटीन बनाने का काम है राइबोसोम का। तो ऑप्शन बी राइबोसोम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस
इन ऑर्डर टू कंट्रोल पैथोजन वी यूज ड्राई हीट। स्टेरिलाइजेशन का मतलब है आप डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हो, तो वहां पे आप ड्राई हीट का मेथड इस्तेमाल करते हो। ड्राई हीट क्या करता है? ड्राई हीट बेसिकली डिफरेंट बैक्टीरियल कंपोनेंट्स की ऑक्सीडेशन करवा देता है। कोगुलेशन करवा रहा है? नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आपको इसकी बेसिक्स भी पता है तो आप कर सकते हो। सेपरेट कर रहा है? नहीं। डिक्रीज द बैक्टीरियल ग्रोथ? नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है द हार्मोन दैट इज रिलीज फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस से रिलीज होने वाला हार्मोन क्या है? तो हमें पता है मेल सेक्स हार्मोन होगा, और टेस्टिस से रिलीज होने वाला जो मेल सेक्स हार्मोन है दिस इज बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसी तरीके से इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टिस से रिलीज नहीं होता। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड सेल? कौन सा हैप्लॉइड सेल है? तो हमें पता है स्पर्मेटोगोनिया होता है जो बेसिकली स्टेम सेल होता है, फिर वो आगे स्पर्मेटोगोनियम के अंदर कन्वर्ट होता है। ये दोनों डिप्लॉइड है, सही है, ये भी डिप्लॉइड है। फिर ये स्पर्मेटोगोनियम आगे जाके माइटोसिस के नतीजे में टाइप ए और टाइप बी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है, तो ये भी डिप्लॉइड ही होता है। फिर ये अपने अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं और 2 सेल्स बनते हैं जिन्हें आप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मेल जेनिटेलिया? मेल जेनिटेलिया में इंक्लूडेड है, तो सर्वेक्स यूट्रस का पार्ट है, यूट्रस मेल में कैसे होगा? नहीं हो सकता, तो ये तो नहीं है। कॉर्पस लूटियम ये आपको ओवरी के अंदर बनता हुआ नजर आता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल ये भी ओवरी में बनता हुआ नजर आता है, तो ओवरी तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मिलती है, तो इनकरेक्ट है। सेमिनिफेरस टिब्यूल इज द राइट आंसर, क्योंकि ये आपको टेस्टिस के अंदर मिलता है और टेस्टिस इज द पार्ट ऑफ मेल जेनिटेलिया। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं द मेंस्ट्रुअल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट आफ्टर एवरी हाउ मेनी डेज? कितने दिनों के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट होती है? तो हमें पता है हर 28 दिनों पे एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन एन एवरेज खत्म हो रही होती है और नई साइकिल स्टार्ट होती है, तो 28 डेज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। कह रहे हैं एग इज फर्टिलाइज्ड इन लेबोरेटरी एंड इम्प्लांटेड इन द यूट्रस फॉर डेवलपमेंट। एक एग, उसको आपने लैब में फर्टिलाइज करवाया, यानी कि स्पर्म और ओवम को फ्यूज करवाया और फिर उसको यूट्रस में डाल दिया। ये क्या है? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है भाई। लेबोरेटरी के अंदर आप फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, जैसे आप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कह रहे हो या आप IVF कहते हो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हो, बहुत सारे नाम है इसके। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज रिलेटेड टू दिस प्रोसीजर? तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, ये वाली टेक्निक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विच मसल शॉर्टन द बॉडी? अब अर्थवर्म के अंदर 2 तरह के मसल्स होते हैं। अब ये इसकी बॉडी है, कुछ मसल्स इस तरीके से मिलते हैं आपको लंबे लंबे बॉडी में, और कुछ मसल्स ना आपको इस तरीके से सर्कुलर मैनर के अंदर बॉडी में मिलेंगे। तो सोचो कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी शॉर्ट होगी? जाहिर सी बात है लॉन्गिट्यूडनल मसल, और अगर सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर कम होगा, सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। शॉर्ट बॉडी की बॉडी शॉर्ट हो रही है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन एक जैसे आ गए, यानी कि एक जैसे से मुराद कॉन्सेप्ट एक ही है। कह रहे ट्राइसेप मसल्स आर एंड बाइसेप मसल्स आर, दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय हैंड, और इस हैंड में यहाँ पे क्या मौजूद है? बाइसेप। यहाँ पे क्या मौजूद है? ट्राइसेप। अब बाइसेप यहाँ पे जाके लग रहा है, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मेरा हाथ इस तरीके से फ्लेक्स हो जाएगा, ये जो एंगल है ये कम होगा, दिस इज कॉल्ड द फ्लेक्शन। और जो फ्लेक्शन करवाता है ना उसे कहते हैं फ्लेक्सर मसल। नीचे ट्राइसेप है, अब अगर ये ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ सीधा हो जाएगा, ये एंगल बढ़ रहा है, जब ये एंगल बढ़ रहा है तो एक्सटेंड हो रहा है जॉइंट, तो एक्सटेंसर मसल है। ट्राइसेप क्या है? एक्सटेंसर है। बाइसेप क्या है? फ्लेक्सर। ऊपर बाइसेप था तो फ्लेक्सर, नीचे ट्राइसेप था तो एक्सटेंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर कंट्रोल्ड बाय सोमैटिक नर्वस सिस्टम? सोमैटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जो आपके कंट्रोल में होता है। अब सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसको कंट्रोल करेगा? वही उन्हीं चीजों को जो आपके कंट्रोल में। हार्ट मसल आपके कंट्रोल में नहीं, इनवॉलंटरी है। इनवॉलंटरी मसल तो बिल्कुल भी नहीं है। स्मूथ मसल भी इनवॉलंटरी होता है, तो स्केलेटल मसल इज द ओनली वॉलंटरी मसल, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हेन मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ही नीडेड टू ट्रांसफर pollen grain from a male reproductive organ to female reproductive organ और सेम प्लांट। इसने क्या किया? pollen grain को उठाया और उठा के सेम प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर डाल दिया, सेम प्लांट के। अब सेम प्लांट के डाला है, अब ये जो आप pollen grain को ट्रांसफर करते हो किसी भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, दिस इज कॉल्ड द pollination। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन और आगे सारी चीजें चल रही होती हैं, बट ये पॉलिनेशन सेम प्लांट में हो रही है तो दिस इज कॉल्ड द सेल्फ फर्टिलाइजेशन। डिफरेंट पे हो तो क्रॉस होगी, सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द ट्रेट दैट शो ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। याद रखना ऑटोसोम वो होते हैं जो चाहे मेल हो फीमेल हो दोनों के अंदर सेम होते हैं। असल फड्डा आता है सेक्स क्रोमोसोम के अंदर। तो अगर कोई ऑटोसोमल इनहेरिटेंस है तो क्या उसकी प्रोबेबिलिटी का ताल्लुक मेल और फीमेल जेंडर से होगा? नहीं, वो तो दोनों के अंदर सेम है, तो इक्वल प्रोबेबिलिटी है दोनों के अंदर। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है क्रॉसिंग ओवर ब्रिंग्स। अभी क्रॉसिंग ओवर है क्या? ये आपके पास एक होमोलोगस पेयर बना दो। आपको पता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और पेयर की फॉर्म में अरेंज होते हैं तो ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। अब हुआ क्या, ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे के ऊपर अटैच हुए और इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर दिया। दिस इज क्रॉसिंग ओवर। अब जाहिर सी बात है जो जीन इसके ऊपर थे तो वो इसमें चले गए और जो इसके थे वो इसमें चले गए, तो नए जीन्स की कॉम्बिनेशन बन गई, रिकॉम्बिनेशन हुई डिफरेंट जीन्स की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है इफ अ ट्रेट पास फ्रॉम फादर टू ऑल हिज डॉटर बट नन ऑफ हिज सन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है, बट इस क्वेश्चन के अंदर कहना ये चाह रहा है कि फादर से तमाम डॉटर्स में जा रहा है और तमाम डॉटर्स इफेक्टेड है। इसका मतलब एग्जैक्टली यही बनता है, सही है, किसी सन के अंदर नहीं जा रहा। तो हमें पता है अगर फादर से सन में जाएगा तो वाई लिंक्ड होगा। क्यों? क्योंकि फादर क्या है, एक्स वाई, मेल एक्स वाई होता है, और फादर से वाई क्रोमोसोम सन को दे सकता है। तो इसका मतलब है वाई लिंक तो नहीं हो सकता, और वाई लिंक इत्तेफाक की बात है, दिया हुआ भी नहीं है इन्होंने। ऑटोसोमल रेसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट इस वजह से नहीं होगा कि उसका ताल्लुक जेंडर से तो नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। अब एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रेसेसिव है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई लेट सपोज ये एक मदर है नॉर्मल, फादर है इफेक्टेड, इसके ऊपर एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर क्या है, डिजीज मौजूद है। अब हमें पता है डॉटर में एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आएगा, एक फादर से आएगा। तो अगर एक मदर से आया एक फादर से आया, और अगर ये कंडीशन क्या हुई, एक्स लिंक रेसेसिव हुई, तो जब तक दोनों एक्स के ऊपर क्या नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, तब तक डिजीज शो नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि तमाम डॉटर्स इफेक्टेड है, तो एक एक्स क्रोमोसोम भी अगर फादर से आ रहा है और उसके ऊपर डिजीज मौजूद है तो तमाम डॉटर्स क्या होंगी, इफेक्टेड होंगी। तो दिस इज बेसिकली ऑटोसोमल सेक्स क्रोमोसोम एक्स लिंक डोमिनेंट, नॉट ऑटोसोमल, दिस इज एक्स लिंक डोमिनेंट, क्योंकि एक्स की बात हो रही है ना, दिस इज एक्स लिंक डोमिनेंट, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर भी अगर डिजीज आ गया है तो जो बच्चा होगा वो इफेक्टेड होगा, जो फीमेल होगी वो इफेक्टेड होगी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। कह रहा है द टू फिनोटिपिकली नॉर्मल इंडिविजुअल हैव एन इफेक्टेड चाइल्ड। फिनोटिपिकली पेरेंट्स नॉर्मल थे, बच्चा इफेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर अलील्स तो था, अलील्स तो थे, तभी तो उस बच्चे के अंदर वो अलील्स आए। तो इसका मतलब है कि बोथ पेरेंट्स कैरी द डिजीज अलील। होमोजाइगस फॉर द ट्रेट नहीं, होमोजाइगस नहीं होंगे, अलील थे वो शो नहीं हुए, तो हीट्रोजाइगस कंडीशन में होता है। दे आर नॉट द पेरेंट ऑफ द चाइल्ड। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना, ऐसे थोड़ी ना जेनेटिक्स के अंदर आप कह सकते हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपसे अगेन एक स्क्वायर, एक पनेंट स्क्वायर ही आपने बनाना, बट पहले सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है आर एच नेगेटिव वुमेन। आर एच नेगेटिव का मतलब है इसका जीनोटाइप क्या, स्मॉल डी स्मॉल टी। उसकी शादी हुई एक आर एच पॉजिटिव शख्स के साथ। अब आर एच पॉजिटिव क्या हो सकता है, आर एच पॉजिटिव कैपिटल डी या कैपिटल डी स्मॉल डी हो सकता है। अब कैसे फैसला करेंगे, आगे लिखा है। कह रहे हुज फादर वॉज आर एच नेगेटिव, उसके अब्बा आर एच नेगेटिव थे, तो अब्बा जाहिर सी बात है स्मॉल डी होंगे। अब इस बच्चे के अंदर एक स्मॉल डी तो अपने अब्बा से आया होगा, तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, ये वाली कंडीशन है। कह रहा है द रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कैन बी। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का रिस्क कितना है, तो आप सिंपल पनेट स्क्वायर बना लो, यहां पे रखो स्मॉल डी, यहां पे रखो कैपिटल डी स्मॉल डी। ये होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा। ये होगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये बच्चा भी आर एच पॉजिटिव होगा। ये भी किसके रिस्क पे होगा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के रिस्क पे होगा। ये होगा स्मॉल डी, तो ये आर एच नेगेटिव होगा। आर एच नेगेटिव एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के रिस्क पे नहीं होगा, ये दोनों भी आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव होंगे, तो इनका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की चांसेस नहीं। तो ये जो आपके दो हैं ये बच्चे आपके पॉजिटिव आ रहे हैं, आर एच पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब है दे आर एट द रिस्क ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो 50% इज द राइट आंसर। यहाँ पे आके हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया, जो पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 2022 का टेस्ट नंबर 1 था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो एग्जाम के अंदर अपेयर होने चाह रहे हैं। स्टिल अगर इस सवाल के अंदर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफ़िज़।